हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड डिमेंशन, एरर्स एंड वेक्टर्स के सारे सवाल जो कि आपसे पूछे गए थे जेईई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट में। आपसे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पर्टिकुलर सेक्शन से और इस बार इसका वेटेज अच्छा रहा था। क्वेश्चन का वैरायटी लेवल भी काफ़ी अच्छा है। इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट वीडियो फॉर एवरी जेईई एस्पिरेंट्स। ठीक है, एक और छोटी सी बात, इस चैनल पे जो भी जेईई मेन एस्पिरेंट्स है उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2021 फेब के भी है, मार्च के भी है और इवन 2020 के भी है। और एक करंट हमारा फॉर्मूला रिवीजन सीरीज चल रहा है। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपको एक गोल्ड माइन लिंक मिलेगा, आप उसको खोलेंगे और आपके पास बहुत सारा मल्टीपल लिंक्स आपको दिखेगा। यू कैन यूज़ इट, वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। बढ़िया, ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको येलो से हर जगह दिख जाएगा कि ये सवाल किस दिन पूछा गया था और किस शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी मॉडुलस विल बी हाउ मच। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो गिवन कंडीशन है ना, इसको यूज़ करते हैं। आपसे ए डॉट बी है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मॉड बोल रहा है, यानी कि ए बी साइन थीटा हो गया। राइट, हमें ए बी साइन थीटा के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा जो थीटा हो जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर π/4। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, हमको ये पता करना है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जो हमने अभी जस्ट सॉल्व किया। दिस इज योर π/4। आप यहाँ पे π/4 पुट करेंगे, cos π/4 आपको 1/√2 होगा। तो यहाँ से आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशन बेस्ड ये एक सवाल है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा लॉग, दिस इज योर म्यू। और हमसे क्या क्या कहा गया है, म्यू जे के आर आर नंबर ऑफ मोल्स। तो म्यू आपका नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। अच्छा, जे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, बहुतों को यही नहीं पता है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट है क्या। तो हमें डायमेंशन के हिसाब से सिर्फ इतना जानना है कि जे इज़ बेसिकली वर्क अपॉन हीट। राइट, तो ऊपर भी एनर्जी है, नीचे भी एनर्जी है, तो आपका जे भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बढ़िया है, तो इसके बारे में पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया। के बोलता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और आर आपका गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ तक बात डायमेंशन की के और आर की है, अगर आप ध्यान से सोचे, आपको सिर्फ फॉर्मूला रिलेट करना है। के का डायमेंशन लिखने के लिए आप कौन से फॉर्मूले की तरफ सोच सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kT, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये फॉर्मूला देखा है। सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kT, तो यहाँ से हम के का डायमेंशन लिखने के लिए बोल सकते हैं एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का डायमेंशन। डायमेंशन अभी फ़िलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना हम लोग समझ रहे हैं। बहुत अच्छा सर। अच्छा, एट द सेम टाइम गैस कांस्टेंट भी वही डायमेंशन रखेगा जो कि के का डायमेंशन होगा, क्योंकि गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ योर गैस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक बात मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होना चाहिए। राइट, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो गैस कांस्टेंट, दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन सेम होने वाला है। बढ़िया, अब लॉग के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी सबका मिला के वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, सेम गोज फॉर ई के पावर में जितनी भी चीज़ें होंगी, पावर में बेसिकली जितनी भी चीज़ होती है सबका मिला के डायमेंशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। सो वी कैन से दैट म्यू आपका डायमेंशनलेस है, जे आपका डायमेंशनलेस है, के और आर का डायमेंशन सेम है। इसका मतलब बीटा का डायमेंशन भी के और आर के डायमेंशन के बराबर ही होगा। बीटा का डायमेंशन के और आर के डायमेंशन के बराबर होगा। राइट, के का डायमेंशन और आर का डायमेंशन सेम है, तो दोनों का मिला के स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाले का डायमेंशन। राइट, और पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी बीटा का डायमेंशन और
इस K का या फिर इस R का डायमेंशन आपस में बराबर रहा होगा। तो हमें फ़िलहाल इतना पता चल गया है कि ये तीनों का डायमेंशन आपस में सेम है, ठीक है। अब आ जाइए बाहर में, हमको बीटा का डायमेंशन पता चल गया है। नाउ वी नीड टू कमेंट ऑन अल्फा डायमेंशन। आप अगर ध्यान से देखें तो डायमेंशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस अपॉन बीटा, ठीक है, एस अपॉन बीटा, बढ़िया है। अच्छा, एस क्या है? एस का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, और बीटा का डायमेंशन लिखने के लिए भी एनर्जी ऑन टेम्परेचर, यानी कि ये दोनों तो बेसिकली कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका अल्फ़ा भी क्या है? इट इज़ डायमेंशनलेस। आपका अल्फ़ा भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये सब कुछ हमको पता चल गया। अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमसे कहा जा रहा है चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। ध्यान देना है, बच्चा इसको बहुत बार करेक्ट पढ़ लेता है सिर्फ वर्ड को, यहाँ पे इनकरेक्ट आपको टिक करना है। सो हमसे सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है अल्फ़ा एंड जे हैव द सेम डायमेंशंस। सही बात है, जे का कोई डायमेंशन नहीं है और अल्फ़ा का भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। सही मतलब ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। अच्छा, एस बीटा के एंड म्यू आर हैव द सेम डायमेंशन, ये स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है। आप देख सकते हैं एस यानी कि एंट्रोपी, इसका डायमेंशन लिखने के लिए भी एनर्जी ऑन टेम्परेचर, बीटा का डायमेंशन के लिए भी एनर्जी ऑन टेम्परेचर, के का डायमेंशन भी एनर्जी ऑन टेम्परेचर, और म्यू इंटू आर, म्यू आपको डायमेंशन लेस है यानी कि आर का डायमेंशन भी एनर्जी ऑन टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है एंट्रोपी एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि एंट्रोपी का डायमेंशन कुछ आएगा और अल्फा आपका डायमेंशन लेस है, सो बेसिकली डिफरेंट डायमेंशंस है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशंस, ये गलत है क्योंकि अल्फा डायमेंशन लेस है और के का डायमेंशन एनर्जी ऑन टेम्परेचर से आपका आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया। If time, velocity and angular momentum are taken as a fundamental units, then the dimensions of mass in terms of TVL is what? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ मास शुड बी इक्वल टू, हमको m का रिलेशन चाहिए टी वी और एंगुलर मोमेंटम में। अब पावर क्या है वो तो हमें नहीं दिया है, तो हम अपने मन से पावर ए बी सी मान लेंगे, ए बी एंड दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम पावर सी, ठीक है। अच्छा, स्मॉल m का डायमेंशन मास के टर्म्स में होगा तो m का पावर 1, l 0 और t 0, ठीक है। टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होगा, सो t टू द पावर a लिख दिया। वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 यानी कि l टू द पावर b, t टू द पावर माइनस b हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आप लिख सकते हो r mv से, राइट, डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। तो l का डायमेंशन, r का डायमेंशन आपको l होगा, मास का डायमेंशन आपको कैपिटल M और वेलोसिटी का डायमेंशन आपको lt माइनस 1 टू द पावर c। अब आपको बस कोरिलेट करना है। यहाँ पे आपके पास m की पावर 1 है, यहाँ से देखिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई एरर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए t टू द पावर a है, यहाँ पे t टू द पावर माइनस b है और यहाँ पे t टू द पावर माइनस c है। सो t टू द पावर a माइनस b माइनस c, l टू द पावर b, l टू द पावर 2c है, सो l टू द पावर b प्लस 2c। यहाँ पे दिख रहा है ना l और l है तो l स्क्वायर हो गया और यहाँ पे पावर c ऑलरेडी है। m की बात करें तो सिर्फ आपको m टू द पावर c है। अब आप इक्वेट करें, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर c है, तो हम कह सकते हैं c की वैल्यू तो भैया 1 है, ठीक है। यहाँ पे l की पावर b प्लस 2c है, सो b प्लस 2c शुड बी इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू आपको 1 है तो b की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी और t की पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे t टू द पावर है a माइनस बी माइनस सी। a हमको निकालना है, माइनस b इस तरीके से लिखा गया और माइनस c, ठीक है। तो ये आपको हो गया 0 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू आपको आ रही है माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं t टू द पावर a यानी t टू द पावर माइनस 1, v टू द पावर b यानी v टू द पावर माइनस 2, l टू द पावर c, सो l टू द पावर 1। सो दिस इज योर आंसर और ये हमारा किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 वेक्टर्स p एंड q हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स।
हमको कह रहा है कि दो वेक्टर है, वेक्टर P एंड Q, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसको x बोल दिया। इफ़ मैग्नीट्यूड्स ऑफ P प्लस Q, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस Q, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। ये सिमिलर फॉर्मेट पे सवाल आपको 2 बार पूछा गया है, एक ये है और आगे एक और ऐसा ही सवाल आपके सामने आएगा। अब देखिए इसको आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो हम यहाँ पे P और Q के मैग्नीट्यूड की जगह सिर्फ x लिखने जा रहे हैं। सो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू n अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos ऑफ थीटा। बस यही ध्यान देना था, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और x स्क्वायर को तो कॉमन निकाल के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो बोथ साइड स्क्वायर कीजिए एंड एलिमिनेट x स्क्वायर, राइट। सो व्हाट यू विल गेट इज, एक काम कीजिए ना, इसको आप लिखिए 2x स्क्वायर। सो बेसिकली आप 2x स्क्वायर ही कॉमन ले लीजिए। सो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर आपने किया तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ से 2x स्क्वायर को कॉमन भी खींच लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। बढ़िया है, तो आपका 2x स्क्वायर ही ख़त्म हो गया। ये आपको बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। बढ़िया है। अब आप कॉस थीटा को एक तरफ ले चलिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉस थीटा को कॉमन लिया तो 1 प्लस n स्क्वायर है ना, इस माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा को हमने लेफ्ट साइड लेके गए हैं, n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से हमको थीटा दिख रहा है कॉस ऑफ इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड दिस इज़ योर अगेन ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई, राइट। व्हाट विल बी दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। अब ये सवाल देखने में इजी लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले तो अगर किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी अगर नहीं है तो ध्यान से सुन ले। ये आपको वेक्टर A है, मान लीजिए ये आपको वेक्टर B है, तो हमसे वेक्टर A का वेक्टर B पे प्रोजेक्शन पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और आपसे ये वाली चीज़ पूछी जा रही है, ये वाला वेक्टर कितना है, ठीक है। तो हमें क्योंकि आंसर भी चारों ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में दिया, तो आपको वेक्टर ही निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, इस हरे वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, सो दिस मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी a cos थीटा, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, a डॉट b हमको होता है ab cos ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ से आप देखिए a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू a cos थीटा। तो यहाँ से आप a cos थीटा तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन इसका आप निकालोगे बाय टेकिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ b वेक्टर। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, हमारा आंसर बेसिकली हो जाएगा a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई b कैप, तब आपको ये वेक्टर फॉर्म में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अब ये a cos थीटा कितना है, देखिए दिस इज योर a डॉट b डिवाइडेड बाई b, राइट, मल्टीप्लाइड बाई b कैप। और b कैप का मतलब क्या होता है, b वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। बढ़िया सर, अच्छा ठीक है। ध्यान रखना ये आपको कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया गया है। बढ़िया। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पे a डॉट बी है, a डॉट बी करने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, i वाला i के साथ 1 देगा, j वाला j के साथ 1 देगा, तो ऊपर में आपके पास बेसिकली बच गया 2, राइट, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी b स्क्वायर, राइट। तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 2 होने वाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है, दैट इज़ योर √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, दिस इंटू दिस b वेक्टर, तो ये आपको सिंपली b वेक्टर ही आंसर हो जाएगा। दिस इज योर सिंपली b वेक्टर एज योर आंसर, दिस इज योर i कैप प्लस j कैप। यही अपना सवाल का सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहता है 3 पार्टिकल्स P, Q and R are moving along vectors A, B and C. They strike on a point and start to move in different directions. Now particle P is moving normal to the plane
लेट मी हाईलाइट दिस, पार्टिकल P इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर A एंड B। ठीक है, आप एक बारी इस फिगर को समझ लीजिए तो आपको चीज़ें जो है वो फील हो जाएगी, अदरवाइज इसको सॉल्व तो हम बिना डायग्राम के भी कर देंगे। ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस, ये आपको जेड एक्सिस। वेक्टर ए अगर हमसे कोई ड्रॉ करने बोलेगा तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, आई प्लस जे कैप है, यानी कि ये हो गया आपको वेक्टर ए, और वेक्टर बी जे कैप प्लस के कैप, यानी कि ये हो जाएगा आपको वाई जेड प्लेन में। तो कुछ इस तरीके से हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, हमसे कहता है दैट पार्टिकल P इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर A एंड B। तो जो प्लेन की बात की जा रही है वो कुछ ऐसा प्लेन होगा, दिस इज द प्लेन दैट इज कंटेनिंग बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B, A एंड B। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ऐसे भी मूव कर सकता है या फिर पीछे की तरफ भी मूव कर सकता है। और हमको पता है कि ये डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली सपोज इसको हमने बोला V1 वेक्टर, सो V1 वेक्टर जो है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आपको A क्रॉस B करना होगा, आपको A क्रॉस B करना होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। सो अगर हमसे कोई कहता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ P, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे। दिस V1 वेक्टर इज गोइंग टू बी हाउ मच, आप इसको निकाल सकते हो A क्रॉस B, और हम इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, A क्रॉस B डिवाइडेड बाई A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा तो A क्रॉस B आपका कितना हो जाएगा, A क्रॉस B I क्रॉस J करेंगे, ये हो जाएगा आपको K कैप, I क्रॉस K आपको हो जाएगा माइनस J कैप, एंड J क्रॉस K आपको हो जाएगा प्लस I कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड जो कि हो जाएगा आपको √3। राइट, अब आप समझ सकते हैं कि आप A क्रॉस B करेंगे तो ऐसा आएगा, और अगर आप B क्रॉस A करते तो यहाँ पे एक माइनस आ जाता। तो आप चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल केसेस है। बात करें डायरेक्शन ऑफ V2, यानी कि पार्टिकल Q का डायरेक्शन क्या होगा। क्या कहता है, सिमिलरली Q इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच इज कंटेनिंग वेक्टर A एंड C। तो ये आपको हो जाएगा A क्रॉस C डिवाइडेड बाई A क्रॉस C का मैग्नीट्यूड। अब A क्रॉस C कितना हो जाएगा, I क्रॉस J होगा आपका K कैप प्लस J क्रॉस माइनस I हो जाएगा अगेन K कैप डिवाइडेड बाई ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड जो कि 2 होने वाला है। सो दिस इज सिंपली योर K कैप, चाहो तो आप यहाँ पे प्लस माइनस दिखा सकते हो। अब हमसे पूछा गया है कि भैया इस V1 वेक्टर इस V2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना है, बिकॉज वो जो थीटा है आपका वो है cos इनवर्स 1/√x। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू V1 डॉट V2 डिवाइडेड बाई V1 V2। ठीक है, सो इन दोनों वेक्टर का आपको डॉट लेना है, तो K वाला K के साथ ही डॉट देगा, तो बेसिकली बचेगा आपके पास सिर्फ 1/√3 डिवाइडेड बाई V1 भी आपको यूनिट वेक्टर है, V2 भी आपको यूनिट वेक्टर है, तो सिंपली आपको नीचे 1 आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि आपका जो थीटा होगा दैट इज गोइंग टू बी cos ऑफ इनवर्स 1/√3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो मेरा x है दैट इज गोइंग टू बी 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। So 3 students S1, S2, S3 perform an experiment for determining the acceleration due to gravity using a simple pendulum. They use different lengths of pendulum and record time for different number of oscillations. The observation are as shown in the table. तो इस सवाल के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये लंबा बहुत है, तो बच्चा इसको जैसे ही 3 लाइन पढ़ता है उसको लगता है कि सवाल छोड़ देते आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि ये सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल है इवन NCERT में, राइट, नॉट द एग्जैक्ट टेबल फॉर्मेशन, लेकिन ग्रेविटी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम वाला वहाँ पे एक सवाल है, टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द ग्रेविटी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। तो ये आपको स्टूडेंट नंबर दिया हुआ है, पहले बच्चे का रीडिंग्स का क्या आ रहा है, दूसरे बच्चे का क्या है और तीसरे बच्चे का क्या है। ये आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, टोटल टाइम फॉर n ऑसिलेशन है, और ये आपको टाइम पीरियड है। ठीक है, अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ इज इतना एंड लीस्ट काउंट ऑफ टाइम इज इतना, यानी कि एरर इन लेंथ इतना होगा और एरर इन टाइम इतना होगा। इफ E1, E2, E3 आर द परसेंटेज एरर्स इन ग्रेविटी फॉर स्टूडेंट्स 1, 2 एंड 3, देन द मिनिमम परसेंटेज एरर इज ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट नंबर विच। ठीक है, तो 1, 2 या 3 में से कोई आंसर होगा। बढ़िया सर। अब हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G।
ठीक है। अच्छा, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको दिखाई देगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। हमको तो यहाँ ग्रेविटी में रिलेशन चाहिए, सो ग्रेविटी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा जी बाई जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, राइट। जहाँ पे आपका कैपिटल टी है टाइम पीरियड, डेल्टा टी हो गया आपको एरर इन टाइम विच इज़ बेसिकली और कहाँ गया 0.1, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए, एक और चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो टाइम पीरियड होगा वो क्या है बेसिकली टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, स्मॉल टी बाई एन आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो डेल्टा टी बाई टी इज बेसिकली स्मॉल डेल्टा टी बाई दिस स्मॉल टी, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो डेल्टा एल बाई एल प्लस 2, इस यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस मच, और यहाँ पे हम इसको टी बोल रहे हैं, हम लोग इसको टी बोल रहे हैं, इस वाले चीज़ को हम लोग कैपिटल टी बोल रहे हैं, बढ़िया है। अच्छा, हम चाहते हैं कि परसेंटेज एरर मिनिमम हो, डेल्टा जी बाई जी मिनिमम हो। ये मिनिमम तब होगा जब आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो तीनों बच्चे के लिए सेम है, राइट। अब स्मॉल एल और स्मॉल टी मैक्सिमम किस बच्चे के लिए है, तो आप देख सकते हैं बच्चा नंबर 1 के लिए। बच्चा नंबर 1 के लिए लेंथ भी सबसे ज़्यादा है और टोटल टाइम भी सबसे ज़्यादा इसी के लिए है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है कि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे आपका परसेंटेज एरर उतना ही कम होगा, ठीक है। सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको प्रिटी इजी क्वेश्चन है, राइट। हमको मैच करना है, यहाँ पे आपको वेक्टर डायग्राम्स दिया हुआ है, वी हैव टू जस्ट मैच इट अप, राइट। अच्छा, तो अगर हम सबसे पहले वाले की बात करें, यहाँ पे आपको ए सी, आप क्या लिखोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी फिर माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या करो, आप जिस फ्लो में चल रहे हो ऐड करते चलो, राइट, ए प्लस सी, और यहाँ पे ये उल्टे डायरेक्शन में आ गया है तो आप यहाँ पे माइनस बी करके इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अब देख लो ये वाला ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, राइट। दिस इज सिमिलर टू व्हाट, दिस इज सिमिलर टू दिस वन, राइट, यही है ना। अगर आप इस पूरे चीज़ को राइट साइड ले जाओगे तो यही हो जाएगा बी माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको मैच कर रहा है 1 के साथ, इसका हो जाएगा 1। तो सी का 1 है कहीं पे, सी का 1 बताइए, सिर्फ एक ही में दे रखा है, सिर्फ एक ही में सी का 1 के साथ मैचिंग हो रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका यही सही होगा। तो आपको पूरा चेक करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, आपने एक चेक किया और इन्होंने ऑप्शन इतना स्मार्टली नहीं बनाया, तो आप एक बार में ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर चेक करने का मन है तो आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो b प्लस सी माइनस सॉरी यहाँ पे तो सब कुछ प्लस ही होने वाला है, सो b प्लस सी प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो ऑप्शन ये जो d है उसका मैचिंग हो जाएगा 2 के साथ। देख लेते हैं, हाँ भाई हो रहा है 2 के साथ। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दिस इज़ अ ईजी क्वेश्चन आई वुड से। ये क्वेश्चन है आपको है स्क्रू गेज का, ठीक है। अगर किसी बच्चे का स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा है तो हमारे चैनल पे शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके उसको ज़रूर देख सकते हैं। सवाल में हमसे कहता है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी यूज्ड 2 स्क्रू गेजेस ऑफ इक्वल pitch and 100 equal circular divisions to measure the radius of a given wire. The actual value of radius of the wire is this much. तो वायर का जो actual reading होना चाहिए वो होना चाहिए 0.322 सेंटीमीटर। The absolute value of difference between the final circular scale reading observed by the students A and B is what? ठीक है, हमको कहता है जो पिच है दैट इज़ योर 0.1 सेंटीमीटर। अब आप एक बात को समझिए, जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपको पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, राइट। तो पिच आपका 0.1 है और नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, तो ये हो गया 0.001 सेंटीमीटर। तो एक तो ये बात हो गया कि अपना जो पिच है वो इतना है, बढ़िया है। हमसे ये भी कहता है कि फिगर शोज पोजीशन ऑफ रेफरेंस ओ व्हेन जॉज ऑफ स्क्रू गेजेस आर क्लोज्ड।
ठीक है। तो जब आपका जॉस कांटेक्ट में है उस समय ये डायग्राम है। इसका मतलब आपको देखिए, पहली बात तो आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो वीडियो का लिंक नीचे जाके पहले उसको देखिएगा। ये आपको दिखा रहा है पॉजिटिव एरर, ये आपको पॉजिटिव एरर दिखा रहा है। ये आपको रेफरेंस लाइन है, इससे ज़ीरो जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको ज़ीरो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ज़ीरो कहीं यहीं पे होगा। तो ज़ीरो आपको इस केस में ऊपर है, ठीक है। ये आपको हो गया नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर को आप बेसिकली रीडिंग में जोड़ते हो और पॉजिटिव एरर को आप रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर बात की जाए कि सर इसमें कितना पॉजिटिव एरर है, तो वो बेसिकली 5 डिवीजन से सॉल्व किया जाएगा। और इसमें कितना नेगेटिव एरर है तो वो सॉल्व किया जाएगा टोटल 8 डिवीजन से। तो क्योंकि ज़ीरो जो है वो 8 डिवीज़न आगे है, 92 नहीं लेना है, 8 डिवीज़न ज़ीरो जो है वो आगे है, तो उसके बेसिस पे आपको नेगेटिव एरर लिया जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एरर के साथ जब ए वाला बच्चा, स्टूडेंट ए जब रीडिंग ले रहा था, तब आपको यहाँ पे कितना डिवीज़न शो किया होगा, सेम फॉर बी। और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि इस वाले केस में n1 डिवीज़न आया होगा और इस वाले में n2 आया। अब देखिएगा, हम स्टूडेंट ए के लिए लिखने जा रहे हैं रीडिंग का फॉर्मूला। तो जो ट्रू रीडिंग है वो तो दोनों बच्चे के लिए सेम ही है, ट्रू रीडिंग तो 0.322 है, ठीक है। अब इस वाले के लिए ए बच्चे की बात करें तो यहाँ पे आप लिखते हो पहले मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आप लॉजिकली सोचो तो 0.3 होगा दोनों बच्चों के लिए। मेन स्केल रीडिंग आपको 0.3 होने वाला है दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। प्लस एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, हाँ, प्लस अब यहां पे हम लोग लिखने जा रहे हैं n1 इंटू लीस्ट काउंट माइनस पॉजिटिव एरर है, और कितना एरर है, 5 इंटू लीस्ट काउंट, 5 डिवीजन है यहाँ पे। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन पहला वाला। यहाँ से हम n1 को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, 0.3 को यहाँ लेके जाइए, आपको बचेगा 0.022 इज इक्वल टू, आप चाहो तो लीस्ट काउंट को कॉमन ले लो, n1 माइनस 5, एंड लीस्ट काउंट इज नथिंग बट योर दिस वैल्यू 0.001। तो यहाँ से आपको n1 दिख रहा होगा 5 + 22 विच इज़ योर 27, ठीक है, 27। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें इसके वाले की, इस वाले की बात करते हैं, स्टूडेंट बी की बात करें तो 0.322 इज इक्वल टू 0.3 प्लस n2 इंटू लीस्ट काउंट, राइट, n2 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। यहाँ पे प्लस करेंगे, नेगेटिव एरर है तो आप ऐड करते हो रीडिंग में। सो 8 डिवीजन है यहाँ पे, 92 नहीं लेना, 8। सो 8 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 0.022 इज इक्वल टू, लीस्ट काउंट को कॉमन लिया तो 0.001 n2 प्लस 8। तो यहाँ से आपका n2 आ जाएगा 22 माइनस 8 विच इज़ योर 14। और हमसे जो आंसर पूछ रहा है दैट इज़ 27 माइनस 14। सो आंसर होगा 27 माइनस 14 दैट इज़ योर 13। सो 13 इज़ द आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, सो 13 इसका सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन दिस मच, ठीक है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD अपॉन B इज हाउ मच। बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको जो ये साइन के अंदर सपोज दिया हुआ है d इंटू टी, तो बेसिकली क्या है ना कि इस पूरे चीज़ का डायमेंशन नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। साइन के अंदर जो चीज़ होती है वो बेसिकली एंगल होता है, राइट, रेशियो ऑफ साइड के फॉर्म में आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो dt का डायमेंशन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ d कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ d आपको हो जाएगा टाइम का उल्टा, यानी कि 1/t। सो बोले तो t-1। अगर हम यहाँ बात करें डायमेंशन ऑफ b की, सो डायमेंशन ऑफ b आपको हो जाएगा इनवर्स ऑफ l, ठीक है। अब हमको a का डायमेंशन चाहिए, तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। तो इसका डायमेंशन जो होगा वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर ही होगा। सो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू mlt-2। फोर्स का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन आपको हमेशा टिप्स पे होना चाहिए। सो AD अपॉन B पूछ रहा है,
ml t minus 2 मल्टीप्लाइड बाई t minus 1 डिवाइडेड बाई l minus 1। तो ये आपको हो जाएगा ml2 t minus 3 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसी सवाल की बात की जा रही थी, सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था। टू वेक्टर्स x एंड y हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, राइट। सो वेक्टर x और वेक्टर y का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसे हम लोग कुछ p बोल देते हैं अपने मन से। द मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई, सो x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, राइट। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस ऑफ थीटा, राइट, इज इक्वल टू n अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस ऑफ थीटा। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और एक काम कीजिए, x और y को आप p से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको होने वाला है 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ पे फिर से आपको 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आप चाहो तो 2p स्क्वायर को कॉमन लो और दोनों तरफ से उसको एलिमिनेट कर दो। तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको आएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर, कॉस थीटा को उधर लेके जाओ, कॉमन ले लो, 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो कॉस थीटा है दैट इज योर 1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब हमको आंसर एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं दिया है, बात को समझिएगा। कॉस इनवर्स ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, और ये आपको हो जाएगा -1 माइनस एन स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बढ़िया है। सो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स, नहीं सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। असर्शन A, B, C, D are 4 points on a semicircular arc with center O such that AB is equal to BC is equal to CD। ठीक है, AB is equal to BC is equal to CD। Then पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर इज दिस मच, रीजन आर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यील्ड्स दिस मच। ठीक है, सो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। बढ़िया है। तो हमको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि मान लीजिए ऊपर वाला ट्रू हो भी जाता है ना, तो नीचे वाला ऊपर वाले का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, दैट इज नॉट द रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट। दोनों ही चीज़ जो है वो बेसिकली आप पॉलीगन लॉ से ही शो कर सकते हैं। दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपको यहाँ पे बस लिखा हुआ है, सो दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है ही नहीं। तो जो आंसर होगा वो क्या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, या फिर दोनों स्टेटमेंट क्या तो करेक्ट होगा, लेकिन आपस में कोई रीज़न है नहीं किसी का। ठीक, चलिए अब एक बारी हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर दिस स्टेटमेंट AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर बना लेते हैं। ये आपको बना लिया एक वेक्टर, ये आपको BC बना लिया, हमें CD भी कहीं कहीं दिया हुआ है, क्या ज़रूरत पड़ सकती है, चलिए इसको भी बना लेते हैं, है ना। और ये ऐसा है ना, हमको AB वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे आप एक काम करो, यू कैन टेक दिस लाइक दिस। ठीक है, हमको AC भी चाहिए रहेगा, AC वेक्टर भी चाहिए हमको, राइट। तो आप यहाँ पे इसको भी जोड़ दो, वी विल नीड दैट ऑल्सो एंड ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमको LHS में AB, AC और AD चाहिए, सो ट्राई टू ब्रिंग दैट। आप ट्राइंगल ABO में देखो, आप ट्राइंगल ABO में अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हम लिख सकते हैं दैट दिस AB वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस योर OB वेक्टर, लिख सकते हैं। अब हमको AC चाहिए, AC को अगर आप ध्यान से देखो, AC लाने के लिए वी कैन यूज ट्राइंगल ACO, ट्राइंगल ACO। ठीक है, तो ट्राइंगल ACO में क्या हम इस AC वेक्टर को लिख सकते हैं AO वेक्टर प्लस योर OC वेक्टर, प्लस योर OC वेक्टर। हम लोग अगर इसको भी इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिखा दें,
ठीक है, बढ़िया है। अब हमें चाहिए ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर के लिए ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए सी डी ए, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस ए डी वेक्टर, इसको भी दिखा देते हैं आरो से। ये हो गया आपका ए डी वेक्टर। सो दिस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, ए सी प्लस सी डी। दिस इज योर ए सी वेक्टर प्लस योर सी डी वेक्टर। अब आप इसको ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये वाला LHS आ जाएगा। बात होती है राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पे AO वेक्टर आपको 2 बारी है। सो दिस इज योर 2 टाइम्स AO वेक्टर प्लस योर OB वेक्टर प्लस योर OC वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, विच इज़ नथिंग बट योर AD वेक्टर। और जो AD वेक्टर होगा ना, दिस AD वेक्टर इज़ नथिंग बट ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर, है ना, ये आपको सेंटर है, मिड पॉइंट है ये। सो ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर है ये, दिस इज ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर। तो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स AO वेक्टर विच इज़ योर 4 टाइम्स AO वेक्टर, यानी ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है। ठीक है, अब बात करते हैं इस सेकेंड स्टेटमेंट की, जो कि फेयरली बहुत ईजी है। आप ध्यान से देखें तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर जो होगा वो AD वेक्टर के बराबर ही होगा, पॉलीगन लॉ, राइट। सो दिस इज इक्वल टू दिस, वो तो सही है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर, वो भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर है। इट वॉज क्वाइट अ डिसेंट क्वेश्चन, आई वुड से। बढ़िया। अब देखिए, इन अ 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ सर्कुलर स्केल द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 5 mm। तो हमसे कोई अगर पिच पूछेगा तो हम पिच बोल सकते हैं ना, पिच कितना हो जाएगा 5 mm। डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए आपको 5 रोटेशन देना पड़ा था, तो पिच होता है कि एक रोटेशन में कितना मूव करेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी योर 1 mm। ठीक है, अच्छा, देयर आर 50 टोटल डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, राइट। सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन। पिच इज योर 1 mm डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपको हो जाएगा 0.02 mm या फिर 0.002 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन के बाद हमसे बोलता है देन द लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, गलत है। अच्छा, रीज़न आर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इतना होता है, तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है। सो A इज़ नॉट करेक्ट बट R इज़ करेक्ट। खत्म, बढ़िया। चलते आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, ये आपको इजी क्वेश्चन है, बेसिकली आपको डायमेंशन ही बार बार निकालना है। कैपेसिटेंस C का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला पता है, आप इसको कैसे निकाल रहे हो, राइट। Q इज इक्वल टू आपको होता है CV, तो C को आप यहाँ पे लिख सकते हो Q बाई V। Q आपको हो जाएगा बेसिकली, अब ये काम करते, Q को ऐसे छोड़ दो। V को आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी आपको होता है Q इंटू V, तो आप यहाँ पे V को लिख सकते हो U बाई Q। सो U बाई Q, और ये हो गया Q स्क्वायर। Q को आप लिख सकते हो करंट इंटू टाइम, सो बेसिकली करंट स्क्वायर टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनर्जी। अब आप डायमेंशन यहाँ पे मारो, एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर, और एनर्जी का डायमेंशन आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, ml2t-2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर m-1 l-2 t टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 2। सो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन हमको दिख रहा है, दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 3, यानी ये 3 के साथ मैच हो जाएगा। a का 3 कौन है, अच्छा 2 है इस बार। अच्छा, एक और चेक कर लेते हैं, लेट अस गो फॉर एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्यों इसको ले रहे हैं, देखिएगा, C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी अगर आपको चाहिए इसका डायमेंशन, क्योंकि हमने अभी जस्ट निकाल लिया है, तो CD अपॉन A करना है बेसिकली, तो इसका डायमेंशन ऑलरेडी है ना, m-1 l-2 t टू द पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। डिस्टेंस का L हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है, एरिया। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कितना बच रहा है आपके पास, दिस इज़ योर L एक चला गया, ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -3 हो जाएगा। सो m-1 l-3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2, एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 2, यानी B वाला जो है वो 2 के साथ ही मैचअप कर जा रहा है। सो A का 3 और B का 2 कौन है, यही वाला है, ऑप्शन नंबर 1। 14 का 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सब
अपने को चेक करने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ आपका 2 मैच किया बस ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ हमसे कहता है अ फिजिकल क्वांटिटी y इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस फॉर्मूला। हमसे बोलता है y जो है दिस इज़ योर m स्क्वायर r टू द पावर -4 g टू द पावर x एंड l टू द पावर -3/2। इफ़ द परसेंटेज एरर्स फाउंड इन y m r l, y में जो पाया गया है दैट इज़ योर 18, m में जो है दैट इज़ योर 1, r में जो है दैट इज़ योर 0.5 एंड l में जो है दैट इज़ योर 4, g में जो है दैट इज़ योर p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड p। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। सो परसेंटेज एरर इन y, अगर आप ध्यान से देखें डेल्टा y बाई वाई वाला जो कॉन्सेप्ट है एक बार लिख ही देते हैं। डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा m बाई m प्लस 4 टाइम्स डेल्टा r बाई r प्लस x टाइम्स डेल्टा g बाई g प्लस 3/2 डेल्टा l बाई l, राइट। आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको देगा हर क्वांटिटी का परसेंटेज एरर। सो ये बेसिकली आप 18 से रिप्लेस कर सकते हो। 2 इंटू ये आपको 1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 0.5 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा x इंटू p प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। बढ़िया है। सो दिस इज़ योर 18 इज इक्वल टू 2 प्लस x इंटू पी प्लस ये आपको हो जाएगा 2 3 6, राइट। तो यहाँ से आपको x इंटू पी आ रहा है 8, यानी कि x और p का वो वैल्यू होना चाहिए ताकि उनका प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन वो चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है विच इज़ दिस मच। 3 इंटू ये वाला 1/3 कटेगा, ये आपको 8 आ जाएगा, ये आपको 8 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि आपको जो परसेंटेज एरर होता है वो आपको प्लस माइनस होता है। ठीक है, बढ़िया। आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर है एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। येस, सो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, ये आपको बहुत रेलेवेंट भी है। अगर चैनल पे नए हो तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करो। हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो भी आपको जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।